नमस्कार, आप सभी का किडनी डॉक्टर भंडारी चैनल में स्वागत है। तो आज रुचि जी का ये सवाल कि अगर कोई मरीज की डायलिसिस शुरू करते हैं तो वो कितने समय तक जीवित रह सकता है, इस पर हम बात करेंगे। देखिए, कुछ वर्षों पूर्व तक जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी हमारे देश में डायलिसिस में, वो करीब 5 साल थी। यानी डायलिसिस शुरू होने के बाद आमतौर पर आदमी 5 साल तक जीते थे। पर अब ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी बढ़ गई है और जापान में तो ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20 साल से ज्यादा है। यानी अगर किसी की डायलिसिस शुरू हुई तो 20 साल से ज्यादा जीवित रहता है और कुछ लोग तो 40 साल से भी ज्यादा जीवित हैं और अभी भी जीवित हैं डायलिसिस पर। तो आज हम ये बात करेंगे कि अब हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायलिसिस में किन किन कारणों पर निर्भर करती है और हम ऐसा क्या बदलाव ला सकते हैं जिससे कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायलिसिस में होने के बावजूद भी अच्छी रहे। देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 2 मुख्य कारणों पर निर्भर करती है। एक होता है कि मरीज के कारक, एक होता है कि इलाज उसको कैसा मिल रहा है। देखिए, मरीज के कारक में कुछ को हम मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, पर इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है हमारी उम्र कितनी है जब हमने डायलिसिस शुरू करी। यदि कोई 75 साल का आदमी की डायलिसिस शुरू करते हैं तो बेस्ट इलाज के बाद भी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 5 साल मानी जाती है। और वहीं अगर एक 50 साल का आदमी है तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी डायलिसिस में 15 साल तक मानी जाती है। और जो अगर 30 साल में शुरू होता है तो उसकी हम 20 से 25 साल तक की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मान के चलते हैं। ये एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है, यानी हम इस फैक्टर को मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसके अलावा दूसरी जो मरीज की स्थिति होती है, यानी अगर किसी को हार्ट की कोई बीमारी है, किसी को ब्रेन की बीमारी है, लीवर फेलियर है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर से कितना उसके शरीर को नुकसान हो चुका है, ये भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को सीधा प्रभावित करते हैं। लेकिन कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स भी हैं जिनको हम ठीक कर सकते हैं। वो होता है कि मरीज की जब डायलिसिस शुरू हो रही है तो उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है, और दूसरा, जब उसकी डायलिसिस शुरू हुई तो क्या वो बेड रिडन है, अपने रोजमर्रा के काम के लिए दूसरों पे निर्भर तो नहीं है। देखिए, मेरे अनुभव में अगर किसी की किडनी स्टेज 5 में है और एंड स्टेज रीनल डिजीज में चलेगी तो उसको अपनी डायलिसिस डॉक्टर की सलाह से शुरू करनी चाहिए। अगर डॉक्टर कह रहे हैं बार बार, और हर डॉक्टर कह रहा है कि आपको डायलिसिस शुरू करनी है, और हम अपने डर की वजह से या किसी अन्य वजह से अपनी डायलिसिस को लेट करते हैं, तो यही मैल न्यूट्रिशन हो जाता है। यानी शरीर के जो मसल्स मास होता है वो गिरने लगता है, हमारा वजन गिरने लगता है और हम फिर अपनी रोजमर्रा के काम के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों की डायलिसिस शुरू करने के बाद भी उनको वो फायदा नहीं मिलता जो समय पे डायलिसिस शुरू कराने से मिल सकता था। मेल न्यूट्रिशन अपने आप में एक बीमारी है और अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हैं तो डायलिसिस में फिर वापस अपने पैरों पे खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से उनके शरीरों में बार बार इन्फेक्शन होने लगे। दूसरा होता है इलाज से संबंधित। देखिए, अगर हमने डायलिसिस शुरू करी तो वो इलाज का एक प्रिस्क्रिप्शन होता है। इलाज होता है कि 12 घंटे की हफ्ते में डायलिसिस लेनी होती है। एक डायलिसिस का सेशन 4 घंटे का होता है। ब्लड पंप की स्पीड 300 होनी चाहिए, डायलिसिस फ्लो 500 होना चाहिए। तो ये जो डायलिसिस का प्रिस्क्रिप्शन है, ये सब मरीज फॉलो नहीं कर पाते विभिन्न कारणों से। कई लोग 4 घंटे की डायलिसिस पूरी नहीं लेते हैं, पहले ही डायलिसिस बंद करा देते हैं किसी वजह से। और कई जगह पर डायलिसिस जब जरूरत होती है तभी कराने जाते हैं, जब जरूरत समझते हैं कराते ही नहीं है जितनी डायलिसिस उनको बताई गई है। तो बस उनका ये सोचना होता है कि भाई हम डायलिसिस सिर्फ जिंदा रहने के लिए कराएंगे। तो ऐसे लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम हो जाती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि हमारी जो किडनी होती है वो लगातार बिना थके 24 घंटे हमारे शरीर का वेस्ट और टॉक्सिन निकाल रही है, और डायलिसिस हम हफ्ते में सिर्फ 3 बार ले रहे हैं। तो अगर हमारी किडनी एक काम को करके हमें 100% फायदा देती है, तो जो हम डायलिसिस कराते हैं हफ्ते में सिर्फ 3 बार, तो हमारे को सिर्फ उसका 60% ही फंक्शन कर पाती है किडनी का वो। और अगर हमने अपनी डायलिसिस कम कर दी तो आप सोचिए कि 60 से कम में जितना हम जाएंगे उतना ही ज्यादा हमारी लाइफ को रिस्क रहेगा, क्योंकि वो जो जहर होते हैं वो शरीर के खून की नसों में जमा हो जाते हैं, अलग अलग अंगों में जाके उनको खराब भी कर देते हैं। और मरीज किडनी की बीमारी की वजह से उसकी डेथ नहीं होती, उसको जो जान को खतरा होता है वो दूसरी बीमारियों से हो जाता है, जैसे कि हार्ट से, ब्रेन के स्ट्रोक से, या वेसल के कैल्सिफिकेशन की वजह से। और एक दूसरा और महत्वपूर्ण कारण होता है जिसको हमारे यहाँ पर नेग्लेक्ट किया जाता है, वो होता है पानी की क्वालिटी
आरओ वाटर की क्वालिटी। जापानीज लोग इतना ज्यादा क्यों जीते हैं, उनकी एवरेज लाइफ क्यों है ज्यादा? क्योंकि वो लोग जो उनका जो पानी होता है, ट्रीटेड वाटर होता है, आरओ वाटर, उसको अल्ट्रा प्योर यूज करते हैं। और हमारे यहाँ पर और भी कई जगह देशों में प्योर वाटर की गाइडलाइन है, यानी अल्ट्रा प्योर वाटर के अंदर एंडोटॉक्सिन बिल्कुल भी नहीं होते, उनके अंदर बैक्टीरिया बिल्कुल भी नहीं होते। तो उनका जो पानी होता है उससे उनके शरीर को कोई भी नुकसान नहीं होता। अल्ट्रा प्योर वाटर जो होता है वो हमारी लाइफ को बढ़ाता है, पर अल्ट्रा प्योर वाटर की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। अगर हम अल्ट्रा प्योर वाटर के लिए आरओ लगाएंगे तो उसकी कॉस्ट कोई 4-5 लाख की नहीं होगी, जैसे कि हमारे यहाँ आरओ में ज्यादातर लोग यूज करते हैं। उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए से भी ज्यादा जाती है। तो हमारे यहाँ पर इलाज में कॉस्ट एक बड़ा इश्यू है। इस वजह से ज्यादातर लोगों को हाई क्वालिटी का आरओ वाटर की डायलिसिस नहीं मिल पाती है, और ये एक प्रमुख कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होने का। इसके अलावा हमारे को जब डायलिसिस हो रही होती है तो लोग सिर्फ डायलिसिस कराते रहते हैं, वो बाकी इलाज छोड़ देते हैं, ना बीपी का इलाज करते हैं, ना शुगर का करते हैं, ना अन्य बीमारी का। उन्हें लगता है शायद डायलिसिस से सब कुछ हो जाएगा। देखिए, डायलिसिस सिर्फ एक सफाई है, वो सिर्फ जो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे बॉडी में बन रहे हैं उसको निकाल रहा है, लेकिन हमारा ब्लड प्रेशर, शुगर को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और किडनी के जो अन्य फंक्शन होते हैं, जैसे विटामिन डी बनाना और हड्डियों को मजबूत रखना, और हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस को बैलेंस बनाना, जिससे कि खून की नसों में, हार्ट की खून की नसों में कैल्शियम जमा ना हो, ये सारे फंक्शन हमारे को डायलिसिस के अलावा दवाइयों के द्वारा डॉक्टर कंट्रोल करते हैं। यानी कि डायलिसिस तो लेनी है प्रॉपर, उसके अलावा जो इलाज डॉक्टर लिखते हैं उसको प्रॉपर फॉलो करना है, और समय समय पे अपनी जांचें कराकर ये देखना है कि हमारा जो सारी चीजें सही से चल रही है। अगर हम इन दोनों चीजों को करते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। अब एक और चीज है जिसको तो डॉक्टर भी नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो है न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज। देखिए, न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। ये देखा गया है कि डायलिसिस में जो लोग थोड़े से ओबीज होते हैं, हेल्दी होते हैं, वो ज्यादा जीते हैं, और जो अंडरवेट होते हैं या जो बहुत ज्यादा मोटे होते हैं वो कम जीते हैं। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी शरीर घट रहा है, तो वो शरीर को घटना जो है उसके लिए रिजर्व हमारी बॉडी में होना जरूरी होता है। तो वो हमको कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन से। तो न्यूट्रिशन में हमारे को प्रोटीन अच्छे से लेना है। डायलिसिस मरीजों को कोई प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना है, दाल, अगर वो अंडा खाते तो अंडा खाएं, इसमें उनको प्रोटीन 60 ग्राम डेली लेना है, नमक कम रखना है, और जिसमें पोटेशियम ज्यादा होता है उन चीजों को अवॉइड करना है। फास्फोरस को भी कम लेना चाहिए, क्योंकि फास्फोरस ही हमारे शरीर की खून की नसों में जाके कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्सिफिकेशन करता है। और यही कारण है कि डायलिसिस के मरीजों को जो हार्ट की बीमारी या ब्रेन स्ट्रोक दूसरे के कंपैरिजन में, नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में 40 गुना ज्यादा होता है। फिर एक्सरसाइज करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे, तो ये भी हमारी लाइफ को बढ़ाता है। और स्ट्रेस दूर करना, नींद प्रॉपर लेना, न्यूट्रिशन यानी कि अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस कम करने से हम उन सभी फैक्टरों से लड़ सकते हैं जो हमारे को किडनी की बीमारी और डायलिसिस के होने की वजह से हमारे को खतरे में डाल रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात कि किडनी मरीज का जो इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमन हो जाते हैं इन लोगों को, तो इन्फेक्शन से बचने के लिए उनको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और बेटर ये रहता है कि डायलिसिस शुरू होने से पहले ही उनको विभिन्न बीमारियों का वैक्सीनेशन ले लेना चाहिए। अपने डॉक्टर से आप बोलें कि हमारे को वैक्सीनेट करें। अब क्या है कि नया डायलिसिस में कई सारे चेंजेस आए हैं, कई सारे एडवांसमेंट आए हैं। उसमें एक बात है कि हीमोडायफिल्ट्रेशन, जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हीमोडायफिल्ट्रेशन हीमोडायलिसिस से थोड़ा अलग होता है। हीमोडायलिसिस में सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल निकलते हैं वेस्ट प्रोडक्ट और टॉक्सिन के, मिडल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल रह जाते हैं शरीर के अंदर। तो जब हमारी डायलिसिस में हमें ज्यादा समय हो जाता है तो हमें उससे नुकसान होने लगता है। हीमोडायफिल्ट्रेशन इस मिडल मॉलिक्यूल को निकाल देता है। तो हीमोडायफिल्ट्रेशन का फायदा हमारे को 5 साल के 6 साल के बाद दिखता है, जब हीमोडायफिल्ट्रेशन वाला स्वस्थ रहता है, और जो सिर्फ हीमोडायलिसिस करा रहे होते हैं उनके शरीर का बीपी लो रहने लगता है, खुजली दूर नहीं हो रही होती, और उनके शरीर में खासकर पैर की नसों की और हाथ की नसों में दर्द रहने लगता है। पर हीमोडायफिल्ट्रेशन की कॉस्ट ज्यादा होती है, ये हर किसी को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो आज के ट्रीटमेंट को अगर हम लें तो डायलिसिस में
एक मरीज की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो जितनी उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है करीब करीब वो उतना जी सकता है। अब उसको उतना जीने के लिए अपने डॉक्टर की सलाह माननी चाहिए। तो अगर हमें अपनी लाइफ नियर नॉर्मल तक ले जानी है तो हाई क्वालिटी डायलिसिस, अच्छा आरओ, ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना और नए इलाज का फ़ायदा लेने से हम लोग अपनी लाइफ को लगभग नियर नॉर्मल जी सकते हैं। धन्यवाद।